तो अब जो हमको पढ़ना है वो है हमारा फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के वो क्या क्या थे वो हमको पढ़ना है। तो फ्यूल थे कौन पहले? हेनरी फ्यूल एक इंजीनियर थे जिन्होंने अपना मतलब इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के एक कोल माइनिंग कंपनी में काम करना स्टार्ट किया था। तो कोल माइनिंग कंपनी में वो काम करते थे एज ए इंजीनियर। फिर धीरे धीरे करते करते प्रमोट होते होते वो काफ़ी सालों बाद क्या हुए, वहाँ के जनरल मैनेजर बन गए वहाँ के, और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए वहाँ के। और मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के समय क्या था, उस माइनिंग कंपनी की स्थिति बहुत ही खराब थी और वो एकदम ऑन द वर्ज ऑफ बंद होने वाली थी, मतलब बैंक्रप्सी के एकदम पास थी वो कंपनी। लेकिन फ्यूल ने क्या किया, अपने कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज करके उस कंपनी को वापस से खड़ा कर दिया और अपने रिटायरमेंट होने तक उन्होंने उस कंपनी को वन ऑफ द बिगेस्ट कोल माइनिंग कंपनी बना दिया। ये जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यूल्स के जो प्रिंसिपल्स थे उसके एप्लीकेशन का ये नतीजा था कि ये कंपनी जो कि एकदम बंद होने की कगार पे थी वो वन ऑफ द हाईएस्ट या वन ऑफ द बिगेस्ट कोल कंपनी बन गई उस टाइम की। तो उन्होंने क्या बेसिक किए थे, उन्होंने क्लियर डिस्टिंक्शन किया था बिटवीन टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स के बीच में। उनका कहना था कि जो टेक्निकल वर्क है वो एकदम अलग है और जो मैनेजिंग वर्क है, मैनेजरियल वर्क है वो एकदम अलग है। टेक्निकल यानी कि जिसको कुछ स्पेशल टाइप की नॉलेज है, कोई मशीन चलाने की या कोई प्रोडक्ट बनाने की, वो अलग रखिए। और जो मैनेज करने का तरीका है किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको आप लोग एकदम अलग रखिए। तो उनका कहना था कि पहले टेक्निकल और मैनेजरियल चीज़ों को अलग करिए। दूसरा उन्होंने क्या किया, कौन कौन से फंक्शंस थे जो मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट करते थे, उन फंक्शंस को आज भी माना जाता है, आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। और जितने भी राइटर्स हैं उन फंक्शंस को कहीं ना कहीं वो अपने राइटिंग में मैनेजमेंट के लेके ही चलते हैं प्रोसेस में, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इस तरह के फंक्शंस को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और प्रोसेस में ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होने ज़रूरी हैं। और तीसरा उन्होंने जो मेन किया था वो इन प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद डेवलप किया और डेवलप करके लोगों को दिया, जिससे कि क्या हुआ, लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मदद से जानने का या मैनेजमेंट को समझने का ज़्यादा अच्छे से मौका मिला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमको ये 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। ये 14 प्रिंसिपल्स हमको बताते हैं कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और ये प्रिंसिपल जो है वो एक बेस बने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के, मैनेजमेंट करने के लिए ये गाइडलाइन का काम किया इन प्रिंसिपल्स ने। और इसीलिए जो है हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ द मैनेजमेंट थॉट भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फादर ऑफ मैनेजमेंट या फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट कौन थे, हेनरी फ्यूल थे। तो इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट भी कहा जाता है। मतलब मैनेजमेंट के बारे में इतना डीपली सोचने वाले, इतना डीपली चीज़ों को एनालाइज करने वाले और प्रिंसिपल्स को देने वाले ये पहले इंसान थे जिनका नाम था हेनरी फ्यूल। ठीक, तो इन्होंने हमको 14 प्रिंसिपल्स दिए, एक एक करके देखते हैं कि वो क्या थे। पहला प्रिंसिपल है इनका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का क्या मतलब है कि जो काम है उसको हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग सेगमेंट्स में बांट दे। यानी कि जो जिस काम में अच्छा है पहले तो उसको वो काम दीजिए और काम को बांट दीजिए। ऐसा ना हो कि हर आदमी से आप हर तरह का काम करा रहे हैं, तो उसमें क्या है, स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाएगा। डिवीजन ऑफ वर्क होने से क्या होता था कि जो ईच एम्प्लॉय शुड बी ट्रेंड इन द जॉब दैट इज ही हैज टू परफॉर्म। उसको जो जिस एम्प्लॉय को जो काम करना है उसको उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए और उसको वही काम करवाया जाए। मतलब एक आदमी एक ही तरह का काम करेगा, 2 तरह या 3 तरह का काम एक ही आदमी नहीं करेगा। तो उससे क्या होगा, जब कोई भी आदमी एक ही काम को करता रहता है बार बार तो वो क्या हो जाता है, उसमें ऑटोमेटिकली स्पेशलाइज्ड हो जाता है, स्पेशलाइजेशन उसको मिल जाता है।
तो सबसे पहला हेनरी फ्योल का कहना था कि जो वर्क है उसको आप डिवाइड कर दीजिए डिफरेंट पार्ट्स में और डिफरेंट एम्प्लॉयज को वो वर्क बांट दीजिए, जिसका जो काम है, जो जिस काम में अच्छा है उसको वो काम आप दे दीजिए। पहला उनका प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी मैनेजर को अथॉरिटी दे दिया, यानी कि आपको उसको इंचार्ज दे दिया कि आप सारा चीज़ों को देखो, मैनेज कर लो, पर वो मैनेजर जो है अथॉरिटी तो निभा रहा है लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ के लिए फ्योल ने कहा कि अथॉरिटी के संग रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को आपने अथॉरिटी प्रोवाइड किया है कोई काम को करवाने का, तो उसके साथ साथ उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफिल करना काम है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दोनों एक साथ चलनी चाहिए, अलग अलग उनका चलना नहीं है। अलग अलग चलना मतलब पॉसिबल नहीं है उनका। तो उनका ये कहना था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली डिफाइन करिए। मैनेजर्स की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, एम्प्लॉयज़ की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, कौन क्या काम कर सकता है, कौन क्या काम नहीं कर सकता है, लेकिन जो भी उनको फिर दिया जाए उन सभी को वो काम पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से करना होगा। तो ये है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा था उनका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से वहाँ पे उनका मतलब था कि जो भी एग्रीमेंट है हमारे गोल्स की तरफ, जो हमारे कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी तरफ डिसिप्लिन होना, उनकी तरफ एम्प्लॉयज़ का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी था। यानी कि एम्प्लॉयज़ उसको एज अ मतलब डिसिप्लिन का कहने का यहाँ पे मतलब है कि एम्प्लॉयज़ उसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रीट करें, या कह सकते हैं एज अ मस्ट जिसको कहा जाता है, जो एकदम ज़रूरी है, उस तरह से उसको ट्रीट करें जो भी कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जो भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स कंपनी ने डिसाइड की हैं उनको अचीव करने के लिए जो भी करना ज़रूरी हो वो सारी चीज़ों को किया जाए। और डिसिप्लिन, एक जो डिसिप्लिन होता है या डिसिप्लिन फॉर्म में उसको करना बहुत ज़रूरी था। तो तीसरा जो प्रिंसिपल है वो यही कहता है। डिसिप्लिन में उनका कहना था कि डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम किसका है, सुपीरियर्स का होता है। तो हर लेवल पे एक अच्छे सुपीरियर का होना बहुत ज़रूरी था, जो कि अपने सबऑर्डिनेट्स को या एम्प्लॉयज़ को डिसिप्लिन हटने पे या डिसिप्लिन को फॉलो ना करने पे समझा सके, या उनको डिसिप्लिन पे वापस ला सके कि वो इस रास्ते से भटक गए, तो उनको वापस उसको काम को जो करने का सही तरीका उसको दिखा सके। तो उनका कहना था कि हर लेवल पे एक अच्छे सुपीरियर को अपॉइंट करे और वो सुपीरियर का काम हो कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करे, जो जिस लेवल पे सुपीरियर है उसका उस लेवल पे डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम रहे। तो तीसरा पॉइंट है जो वो डिसिप्लिन को कहता है। चौथा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये कहता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उनको या जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको सिर्फ एक सुपीरियर से, एक उनके मैनेजर से जो है डायरेक्शंस मिलने चाहिए। एक से ज़्यादा मैनेजर से या सुपीरियर से एक सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन नहीं मिलने चाहिए। जैसे अगर एक ही एम्प्लॉय को हम बोलें कि तुम प्रोडक्शन का काम भी देखो और साथ में मार्केट जाके दूसरा मैनेजर कहे कि मार्केटिंग का काम भी देखो, तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो फैक्ट्री में रह के प्रोडक्शन को भी देखे एक ही टाइम पे और एक ही टाइम पे मार्केट में जाके मार्केटिंग को भी बढ़ाए, एडवर्टीजमेंट और बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दे। तो ये क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे नहीं रह जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि जो कमांड मिल रहा है, जो ऑर्डर मिल रहा है सबऑर्डिनेट्स को, वो सिर्फ और सिर्फ एक सुपीरियर से मिले। एक से ज़्यादा सुपीरियर से अलग अलग डायरेक्शन का अगर उसको कमांड मिल रहा है तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा और अपना जो एफर्ट है या जो अपना काम है वो कर नहीं पाएगा ठीक तरीके से। तो इसलिए जो भी सुपीरियर्स हैं उनको ये ध्यान रखना होगा कि एक ही सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को जो है ऑर्डर दे। दो अलग अलग तरह के सुपीरियर्स
एक सबऑर्डिनेट को दो अलग अलग तरह के ऑर्डर्स ना दे, नहीं तो काम जो है एम्प्लॉय वो कर नहीं पाएगा कभी भी। मतलब कि सर यूनिटी ऑफ कमांड में सब मतलब एक ही बंदा ना सब कंट्रोल कर रहा है, बहुत सारे लोग रहे वो छोटे छोटे ग्रुप में काम करते हैं। नहीं तो ग्रुप तो बने ही हुए हैं, ग्रुप तो बने, वो अलग चीज हो गई। ग्रुप बनाने का काम जो है वो डिवीजन ऑफ वर्क में था। छोटे छोटे ग्रुप्स बना दीजिए और अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दे दीजिए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि जो कमांड मिल रहा है, कमांड यानी कि जो ऑर्डर आ रहा है उसमें यूनिटी हो। मतलब अगर दो हमारे बॉस हैं, दो मैनेजर हैं मान लो किसी फैक्ट्री में, और दो बॉस एक एम्प्लॉय को दो अलग अलग ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे हमने कहा, एक कह रहा है कि तुम फैक्ट्री में रह के प्रोडक्शन देखो और दूसरा कह रहा है कि तुम मार्केट में जाके हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करो। तो दो बॉस एक ही एम्प्लॉय को दो अलग अलग डायरेक्शन में ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, यूनिटी नहीं हुई उनके कमांड में। उनके कमांड में यूनिटी होना चाहिए। अगर दो बॉस उसको ऑर्डर दे भी रहे हैं तो दोनों बॉस उसको प्रोडक्शन से रिलेटेड ही ऑर्डर दे, और ऐसा ऑर्डर दे कि जो वो एक बार में कर सके। तो कहने का मतलब है जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए ये कहता है प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड कि जो है एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर रेगुलेट करे, एक ही सुपीरियर जो है उसको अपना ऑर्डर दे, दो सुपीरियर कभी भी उसको ऑर्डर ना दे, क्योंकि दो सुपीरियर ऑर्डर देंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऑर्डर दो अलग अलग तरह के ही होंगे। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक ही सुपीरियर से कमांड मिले एक सबऑर्डिनेट को, दो अलग अलग डायरेक्शन के कमांड उसको ना दिए जाए, नहीं तो वो काम को नहीं कर पाएगा। ठीक है। फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं एम्प्लॉइज, चाहे मैनेजर्स, चाहे सबऑर्डिनेट, चाहे सुपीरियर, मतलब सभी लोग जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो सारे के सारे एफर्ट डायरेक्टेड होने चाहिए टूवर्ड्स एक ही गोल, एक ही ऑब्जेक्टिव, जो कि होता है कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कंपनी का मेन गोल है, उसकी तरफ सभी के एफर्ट्स को डायरेक्ट किया जाए, यानी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सभी के जो एफर्ट्स हैं, जो सभी लोग काम कर रहे हैं, उनके काम का जो आउटकम निकले वो एक ही डायरेक्शन में जाए, यानी कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी उसका गोल है करने का, उस डायरेक्शन में ही सभी के एफर्ट्स जो है वो चले। तो सबके जब एक डायरेक्शन में चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सभी लोगों के जो हैं एफर्ट्स वो एक डायरेक्शन में चले, तो वो कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने बताया था पहले भी कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं, तो वो क्या है, सब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का सबका रीज़न जो है वो अलग अलग रहता है। किसी को हो सकता है पैसे की ज़रूरत हो इसलिए उसने जॉब करना शुरू किया, किसी को हो सकता है अपना कैरियर बनाना हो इसलिए हो सकता है उसने शुरू किया हो, किसी को हो सकता है कि इस लाइन में इंटरेस्ट हो, पर्टिकुलर उस फील्ड में इंटरेस्ट हो इसलिए उसने वहाँ पर जॉब ज्वाइन किया है, या कोई और रीज़न भी हो सकता है। तो सभी लोगों के ज्वाइन करने का रीज़न या सभी लोगों के किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का रीज़न अलग अलग हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि सबका इंटरेस्ट भी अलग अलग होगा, जिसने जिस रीज़न से ज्वाइन किया होगा उसको वही चीज़ वहाँ पे चाहिए होगी। तो वो क्या है, इंडिविजुअल के अलग अलग इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। लेकिन एक होता है हमारा जर्नल इंटरेस्ट। जर्नल इंटरेस्ट यानी कि कंपनी का जो मेन इंटरेस्ट है या कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सबसे पहले फुलफिल होना चाहिए, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो हैं वो कंपनी के इंटरेस्ट के बाद आएंगे या कंपनी के इंटरेस्ट के नीचे रहेंगे। हमेशा हम ऊपर रखेंगे कंपनी के इंटरेस्ट को, कंपनी के जो मेन इंटरेस्ट है, कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको ऊपर रखा जाएगा, जो इंडिविजुअल लोगों का इंटरेस्ट है उसको नीचे रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का जब तक मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा नहीं होगा तो बाकी लोगों के भी ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कंपनी फिर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, प्रॉपर जो भी उसने सोच रखा है वो अचीव नहीं कर पाएगी, तो एम्प्लॉयज़ को भी फिर वो सारी चीज़ें वो नहीं दे सकती है। अगर कंपनी अपने में सब कुछ अचीव कर लेगी, जो उसने सोच रखा है, अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, अच्छी चीज़ें अचीव करेगी, तो फिर हो सकता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी सब कुछ प्रोवाइड कर सके। खैर,
इस प्रिंसिपल का कहना है कि सबऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी नीचे होना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सुपीरियर होना चाहिए जर्नल इंटरेस्ट, यानी कंपनी का इंटरेस्ट जो है वो ऊपर होना चाहिए और इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नीचे होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऊपर रखेंगे तो हर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट अलग होगा और हर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फुलफिल करते करते कंपनी अपना मेन इंटरेस्ट जो है या जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं कर पाएगी और बाकी चीजें जो है वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं हो पाएंगी। इंडिविजुअल इंटरेस्ट ही पूरी करती रह जाएगी कंपनी और अपना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नीचे रखें और कंपनी के इंटरेस्ट को ऊपर रखें, इस प्रिंसिपल का यही कहना है। फिर नेक्स्ट है रेमुनरेशन ऑफ पर्सनल। रेमुनरेशन माने पैसा या सैलरी, जो उनको कंपनसेशन दिया जाता है उनकी सर्विस के बदले, वो कैसा होना चाहिए, वो एक फेयर तरीके का होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जिससे एम्प्लॉयज जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड रहें। जो रेमुनरेशन इस तरह का काम करने वाले अदर कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को दे रही हैं, उसी के आसपास का रेमुनरेशन हमको भी देना चाहिए और ऐसा हो कि एम्प्लॉयज जिससे सेटिस्फाइड हो, खुश होकर के वो काम करें, अपने और एफर्ट्स लगा करके काम करें कि हमको कंपनी जो है वो अच्छा रेमुनरेशन दे रही है, अच्छी सैलरी अगर हमको दे रही है, अच्छा पेमेंट दे रही है, तो मन लगा के एम्प्लॉयज काम करेंगे और कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने में आसानी होगी। तो ये कहता है कि रेमुनरेशन ऑफ पर्सनल शुड बी फेयर, अच्छा होना चाहिए जिससे एम्प्लॉयज को ये ना लगे कि उनको प्रॉपर रेमुनरेशन नहीं मिल पा रहा है। फिर है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जानते हो इसको, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि किसी एक जगह से ऑर्डर आएगा, एक जगह से कमांड काम। हाँ, वेरी गुड। और डिसेंट्रलाइजेशन उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो हर जगह से ऑर्डर हाँ, हर लेवल पे हो सकता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो ऑर्डर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल से आएगा और मिडिल वालों को या लोअर लेवल वालों को कोई भी डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं है। अथॉरिटी जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। और डिसेंट्रलाइज्ड होने का मतलब होता है कि अथॉरिटी जो है हर लेवल पे अपना अपना डिसीजन ले सकती है, उसको जरूरी नहीं है कि वो टॉप लेवल से ही परमिशन ले तभी वो फुलफिल कर सके। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, फेयोल का कहना था कि कोई भी पर्टिकुलर फिक्स मेथड नहीं है कि आप सेंट्रलाइज ही रखिए पूरी तरह से या पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। These rules must be followed according to the situation। जैसी सिचुएशन हो उसके हिसाब से थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, जरूरत लगे तो थोड़ा सा वापस सेंट्रलाइज कर दीजिए। जहाँ पे जिस लेवल पे जिस वर्क के लिए जिस टास्क के लिए जैसी जरूरत लगे उसके अकॉर्डिंग आप सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को बदल बदल के यूज करते रहिए। एक फिक्स मेथड पे चलने पे क्या है कि वहाँ पे सैचुरेशन आ जाता है, वहाँ पे दिक्कत आती है, लोग अपने टाइम पे उस चेन को ब्रेक नहीं कर पाते हैं और फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वजह से उनका कहना था कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को ही प्रॉपर वे में यूज करना चाहिए, किसी एक को लेकर के रिजिड नहीं हो जाना चाहिए, दोनों में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उनका कहना था। जैसा जरूरत हो, जैसा टाइम हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्विच कर लीजिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को। नेक्स्ट उनका था कहना प्रिंसिपल कि स्केलर चेन होना चाहिए कमांड्स में, स्केलर चेन ऑफ कमांड्स होना चाहिए या स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए, उनका कहना था। अब ये स्केलर चेन क्या होता है? किसी भी हाँ बोलो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की होते हैं। जैसे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हैं कि 2 विंग हैं और दोनों विंग का एक हायरार्की लेवल है। तो अगर स्केलर चेन की बात करें या वैसे यूनिटी ऑफ कमांड्स की बात करें तो क्या होगा कि सपोज अगर R को
डी से कोई बात करना है, आर को अगर डी को कोई मैसेज देना है तो वो क्या करेगा, अपने सुपीरियर क्यू को देगा, क्यू फिर पी को देगा, पी ए को देगा और ए फिर अपने उस विंग के हेड को बी को बताएगा, बी जो है सी को बताएगा और सी फिर जो है वो डी को बताएगा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन या मैसेज 8 लोगों से होकर के पास हो रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है कि वो डिले हो जाए किसी अर्जेंट टास्क में। तो स्केलर चेन में फ्योल का कहना यह है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे कि आपका वर्क या उसका मतलब क्वालिटी या उसका टाइमिंग कुछ भी अफेक्ट हो रहा हो ड्यू टू स्केलर चेन, मतलब आप चेन के थ्रू जा रहे हो और उसमें वो आपका अफेक्ट हो रहा हो, तो आप ऐसे समय में चेन को ब्रेक कर दो और सेम लेवल के जो मैनेजर्स हैं, सेम लेवल के जो भी एम्प्लॉयज हैं, उनको आपस में डायरेक्टली बात करने को अलाउ कर दिया जाए। उतना घूम के जाने से अच्छा है कि आर जो है डायरेक्टली डी को फोन करके या जैसे भी उनको डायरेक्टली वो मैसेज कन्वे कर दे। इतना घूम के जो मैसेज जाने से अच्छा है कि डायरेक्ट उस तक पहुंच जाए, जल्दी पहुंचेगा और उसका रिस्पॉन्स या रिप्लाई भी जो है वो जल्दी आएगा। और उसमें जो इन लोगों का जहाँ कोई रोल नहीं था, क्यू पी ए बी और सी का, ये लोगों का अननेसेसरी इंगेजमेंट वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे टाइम सभी लोगों का सेव होगा। तो उनका कहना था कि ये जो है ऐसी सिचुएशन में सेम लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो आपस में डायरेक्टली बात कर ले, इतना घूम के जाने का स्केलर चेन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे चेन को ब्रेक करते हुए आप डायरेक्ट अपने सेम लेवल के मैनेजर से खुद बात कर लीजिए, मैसेज डायरेक्टली उनको पहुँचा दीजिए। और इस चीज को उन्होंने नाम दिया था गैंग प्लान। गैंग प्लान उनका कहना था गैंग प्लान करने से क्या होगा कि जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे या जल्दी हमको जो मैसेज चाहिए वो मिल जाएगा। तो स्केलर चेन का उनका मतलब यही था कि लाइन ऑफ अथॉरिटी या चेन के थ्रू हो के जाना जरूरी नहीं है। कभी कभी अगर रिक्वायरमेंट हो, नीड ऑफ द टाइम हो, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए कि हमको चेन ब्रेक करके गैंग प्लान के थ्रू सेम लेवल के मैनेजर से डायरेक्ट बात कर लेना चाहिए, ये उनका कहना था। नेक्स्ट है उनका ऑर्डर। ऑर्डर में फेवल का कहना था कि जो भी ऑर्डर का मतलब है कि सही चीज या सही आदमी सही जगह पे रहे, मतलब हर चीज अपनी प्लेस पे रहे, हर चीज अपनी सही जगह पे रहे, तो उसको कहते हैं ऑर्डर में रहना। When everything, every person, every work is placed at its right place, तो उसको बोलते हैं वो ऑर्डर में रहे। तो उनका कहना था कि हर चीज अपने अपने ऑर्डर में रहे और ये बहुत एसेंशियल प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि ये चीज़ों के अरेंजमेंट में हेल्प करता है। अगर सही आदमी सही काम कर रहा होगा और सही जगह पे प्लेस्ड होगा तो अपने आप ही क्या है, रिजल्ट टाइमली जल्दी मिलेगा और बेस्ट रिजल्ट हमको मिलेगा। और वहीं अगर हम गलत आदमी को गलत काम में लगा दें गलत जगह पे, तो क्या होगा, वो उस तरह का आउटपुट नहीं दे पाएगा जो कि उसका स्पेशलाइज्ड कोई और दे सकता था। तो ऑर्डर से प्योर का कहना था कि हर आदमी को ऑर्डर मतलब अपने ऑर्डर वाली जगह पे रहना चाहिए, जहाँ पे उसका ऑर्डर बनता है उसको वहाँ पे प्लेस्ड होना चाहिए। हर काम को अपने ऑर्डर से किया जाना चाहिए। जो जिस काम का पहले ऑर्डर हो तो उसको पहले करें, जो बाद में ऑर्डर हो उसको बाद में करें। काम को, आदमियों को, जगह को, हर चीज़ों को जो है अपने अपने ऑर्डर पे होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी एट इट्स राइट प्लेस, उनका ये कहना था। सिस्टम के साथ तो खैर होना ही चाहिए, ये तो है ही है। यहाँ पे मतलब है ऑर्डर से कि सही ऑर्डर में रखना चीज़ों को, सही ऑर्डर में एम्प्लॉयज को बैठाना, ये ऑर्डर से यहाँ पे मेन मतलब है उनका। नेक्स्ट पॉइंट है उनका इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब ही होता है कि सबको बराबर का रिस्पॉन्स मिले, सबको बराबर का बिहेवियर मिले, सबको बराबर का जो है जस्टिस मिले। तो उनका कहना था कि जो सुपीरियर्स हैं उनको खास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं
उनको हम बराबर का सब चीज़ें दे सकें, मतलब इन्वायरमेंट उनको एक जैसा मिले, उनको अगर कोई दिक्कत है तो जस्टिस उनको एक जैसी मिले, अगर उनको कोई और प्रॉब्लम है तो जो भी मतलब उनके संग डील करने का तरीका है सुपीरियर्स का वो एक जैसा रहे, काइंडनेस से भरा हुआ हो उनका ये तरीका, जो भी वो मतलब अपने एम्प्लॉय से ट्रीटमेंट करते हैं वो फुल ऑफ काइंडनेस हो। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयज़ को लगे कि हमसे अच्छे से बात नहीं करते हमारे मैनेजर, या हमको जो चाहिए था जस्टिस से हमारे संग गलत हुआ था उसके बदले में हमको कोई जस्टिस प्रोवाइड नहीं करा पाया, ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए। तो इक्विटी से उनका मतलब है कि सबसे अच्छे से बात करो और सबको इक्वल ट्रीटमेंट दो और सबको बराबर से जस्टिस मिलनी चाहिए, सबको बराबर से अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इक्विटी का मतलब है क्या? फिर है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है पीरियड, स्टेबिलिटी ऑफ पीरियड ऑफ पर्सनल। अब ये जो पॉइंट है ये जुड़ा हुआ है हमारे 7 नंबर पॉइंट रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल से। एक तरफ तो एम्प्लॉय कोई भी होगा तो वो ये चाहेगा कि उसको प्रॉपर रेम्यूनरेशन यानी कि भरपूर जो है उसको सैलरी मिले, जो कि बाकी लोगों को इस तरह का काम करने पे मिलती है अदर ऑर्गेनाइजेशंस में। तो सैलरी तो अच्छी होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सैलरी के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एम्प्लॉयज़ को एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी सैलरी, ऐसा ओवरऑल इन्वायरमेंट मतलब मिले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि वो लंबे समय तक वहाँ पे रहें और उनको कभी भी छोड़ के जाने की ज़रूरत महसूस ना हो। साथ ही साथ कंपनी भी अच्छे से काम करेगी, अच्छे से पूरा अपना बिजनेस को चलाएगी, प्रॉफिट कमाएगी, एक हेल्दी प्रॉफिट कमाएगी, एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट करेगी, अच्छी सैलरी देगी, तो एम्प्लॉयज़ का एक भरोसा भी बना रहता है कंपनी में कि कंपनी में से हमको निकाला नहीं जाएगा या कंपनी की बंद होने की नौबत नहीं आएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल पेयोर का कहना था कि एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा वहाँ पे इन्वायरमेंट और सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए जिससे कि एम्प्लॉय कभी भी छोड़ के ना जाए या उसको मन में सिक्योरिटी रहे कि हमारी जॉब यहाँ पे सिक्योर है, हमको अब कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने लाइफ टाइम हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जब ऐसा स्टेबिलिटी मिल जाती है तो कोई भी एम्प्लॉय होता है उसको मोटिवेशन मिलता है और वो और ज़्यादा फ्री माइंड से होकर के बाकी चीज़ों के बारे में ना सोचते हुए वो फोकस कर सकता है अपने वर्क पे और अपना और बेटर परफॉर्मेंस वो दे सकता है कंपेयर टू अगर उसको मन में डर बना रहे कि हमारी जॉब कभी भी जा सकती है तो वो अपना 100% परफॉर्मेंस कभी भी नहीं दे पाएगा। तो पेयोर का कहना था कि पर्सनल्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको स्टेबिलिटी ऑफ जॉब भी जो है वो मिलना चाहिए, जॉब में उनको स्टेबिलिटी रहे ये एंश्योर करना चाहिए मैनेजर्स को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या है, ये पॉइंट जुड़ा हुआ है हमारा 8 नंबर पॉइंट से, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। जब भी हम डिसेंट्रलाइज करेंगे तो हम मोटिवेट करते हैं लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ को कि वो अपना डिसीजन लें या अपने इनिशिएटिव लें। तो मैनेजर्स का काम है या सुपीरियर्स का काम है कि वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें कि वो अपने इनिशिएटिव्स लें, अपने से कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, काम को और बेहतर तरीके से जल्दी से और कम कॉस्ट में अगर कर सकते हैं तो वो करके दिखाएं। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उनको इनिशिएटिव लेने दिया जा रहा है तो वो इनिशिएटिव ऐसा हो जो कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है उसके फेवर में हो, उसके अगेंस्ट में ना हो। ऐसा ना वो कोई इनिशिएटिव ले लें कि जो मेन ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट में हो, तो वो वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। अदरवाइज वो इनिशिएटिव ले सकते हैं और इनिशिएटिव उनको लेना चाहिए और इनिशिएटिव ले करके वो कुछ नया करके दिखाएं, कुछ नए तरीके से काम को करके दिखाएं और पहले से बेटर वो रिजल्ट को अचीव करें। तो वो इनिशिएटिव में उनका कहना था। और लास्ट पॉइंट में उनका कहना था स्पिरिट द कॉर्प्स। इसका मतलब होता है कि फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब एक दूसरे से बिलोंगिंगनेस। स्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब है कि एक दूसरे से आप जुड़ा हुआ महसूस करें, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ है वो ऑर्गेनाइजेशन का अपने आप को एक हिस्सा समझें, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को अपना एक मेंबर माने
और एज अ फैमिली मेंबर कह सकते हैं कि उनको ट्रीटमेंट मिले और सब लोग मतलब भाईचारे के तहत काम करें। कोई भी मैनेजर के अगेंस्ट में जाके एम्प्लॉयज काम ना करें, एम्प्लॉयज जो है वो मैनेजर के अगेंस्ट में जाके काम ना करें, मैनेजर कोई ऐसा डिसीजन ना दे जिससे एम्प्लॉयज को लगे कि वो उनके फेवर में नहीं लिया गया है। सब लोग मिलजुल के काम करें, इसको कहते हैं कि स्पिरिट द कॉर्प्स। सब लोग एक साथ काम करें, एक दूसरे के लिए काम करें और अच्छे से एक इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट जो है इस वजह से बना रहेगा अगर सब लोग इस तरह से काम करेंगे। तो ये थे सारे के सारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरिक फ्योल ने दिए थे। पता नहीं, अब उन्होंने ऐसे ही दिया था स्पिरिट द कॉर्प्स। अब ये स्पेनिश है कि क्या, ये तो हमको भी नहीं पता, बट हाँ ठीक है, समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत? चलो ठीक है।